नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। देवभूमि समाचार की करते हैं शुरुआत। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। 28 जनवरी को प्रधानमंत्री पहुंचेंगे देहरादून। सीएम धामी के इन्विटेशन पर पीएम का ये दौरा। 38वें राष्ट्रीय खेलों का करेंगे उद्घाटन। केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों की भी समीक्षा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। देहरादून में पुनर्निर्माण कार्यों की करेंगे समीक्षा। बद्रीनाथ के मास्टर प्लान की भी करेंगे समीक्षा। शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे और गंगोत्री के शीतकालीन प्रवास। मुखवा जाएंगे पीएम। यमुनोत्री के शीतकालीन प्रवास खरसाली जाने की भी संभावनाएं जताई जा रही है। बद्रीनाथ और केदारनाथ के प्रोजेक्ट का होगा प्रस्तुतिकरण। पीएम के सामने सरकार की ओर से किया जाएगा प्रस्तुतिकरण। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर शासन स्तर पर तैयारियां तेज हो गई है। तो सीएम धामी ने प्रधानमंत्री मोदी को इनवाइट किया था 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर, और ऐसे में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी देहरादून के दौरे पर होंगे। 28 जनवरी को वो देहरादून पहुंचेंगे। सीएम धामी के इन्विटेशन पर पीएम का ये दौरा होना है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का वो उद्घाटन करेंगे। केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों की भी समीक्षा प्रधानमंत्री मोदी करते हुए नजर आएंगे। 28 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड के दौरे पर रहने वाले हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। देहरादून में पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा करेंगे। बद्रीनाथ के मास्टर प्लान की भी समीक्षा करेंगे। शीतकालीन यात्रा का बढ़ावा को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, इसके प्रयास को भी देखेंगे। तो गंगोत्री के शीतकालीन प्रवास मुखवा जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। उत्तराखंड के दौरे पर होंगे प्रधानमंत्री मोदी। 28 जनवरी को देहरादून पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सीएम धामी के इन्विटेशन पर पीएम का ये दौरा होना है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे, जिसके लिए पूरा देश तैयार है। ऐसे में 28 जनवरी को 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया जाएगा। पीएम का ये दौरा सीएम धामी के इन्विटेशन पर हो रहा है। साथ ही साथ केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों की भी समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे। बद्रीनाथ के मास्टर प्लान की भी समीक्षा करेंगे पीएम मोदी। शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने का प्रयास को भी एक बार फिर से बढ़ावा दिया जाएगा। गंगोत्री के शीतकालीन प्रवास मुखवा भी पीएम मोदी जाएंगे। तो राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी 28 जनवरी को उत्तराखंड पहुंचेंगे, देहरादून पहुंचेंगे और सीएम धामी के द्वारा इन्विटेशन देने पर प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा होने वाला है। बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा। पुनर्निर्माण कार्यों की भी समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे। बद्रीनाथ और केदारनाथ के प्रोजेक्ट का होगा प्रस्तुतिकरण। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा लगातार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा 28 जनवरी को होना है, क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहने वाला है और कितना खास उनका ये दौरा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी उत्तराखंड में आते हैं तो पूरा उत्तराखंड वासी उनके इस दौरे को लेकर उत्साहित नजर यहाँ पर आता है। और अब ये कह सकते हैं कि जब अवसर ये राष्ट्रीय खेलों के आयोजन का है तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आने का जो कार्यक्रम था वो पहले से यहाँ पर तय माना जा रहा था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इस बात को कह रहे थे कि राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के जो शुभारंभ के जो अवसर होंगे, यानी जो उद्घाटन जो सत्र होगा, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों यहाँ पर होगा। और इस दौरान ये कह सकते हैं कि जो पूरी व्यवस्थाएं प्रधानमंत्री के दौर से जुड़ी हुई है, उसको लेकर शासन स्तर पर पूरी कार्रवाई इस समय तेज गति से यहाँ पर चल रही है। पूरे दौरे को सफल बनाने के लिए, हर व्यवस्था को रखने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी को तय करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। क्योंकि 28 जनवरी को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे तो एक साथ ये कह सकते हैं कि दो काम वो करते हुए नजर आएंगे। राष्ट्रीय खेलों का तो शुभारंभ वो करेंगे ही करेंगे, साथ में जो शीतकालीन यात्रा है उसके किसी एक पड़ाव पर भी जाने का काम प्रधानमंत्री की तरफ से यहाँ पर किया जाएगा। क्योंकि उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा प्रारंभ हो चुकी है और उस शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने का काम भी इस समय लगातार राज्य सरकार यहाँ पर कर रही है। तो कोशिश यही है कि प्रधानमंत्री के उस संदेश के बाद से उत्तराखंड की शीतकालीन यात्रा भी चारधाम यात्रा की जैसी ही यहाँ पर सुचारू रूप से चल सके। जो श्रद्धालु यहाँ पर आना चाहते हैं वो इन शीतकालीन प्रवास स्थलों पर जो देवधाम है उनके दर्शन वहाँ पर कर सकते हैं, देव डोलियों के दर्शन वहाँ पर कर सकते हैं। और उम्मीद ये जताई जा रही है, जो कार्यक्रम अभी तक
टेंटेटिव जो कार्यक्रम बन पा रहा है वो यही है कि 28 जनवरी को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे तो सबसे पहले वो राष्ट्रीय खेलों के आयोजनों की जो राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन होगा उसका शुभारंभ यहाँ पर करेंगे। उसके बाद विधिवत रूप से राष्ट्रीय खेल यहाँ पर आयोजित यहाँ पर होंगे। उसके बाद ये कह सकते हैं कि बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम का जो मास्टर प्लान का जो काम इस समय चल रहा है उन कामों की समीक्षा वो यहाँ पर करेंगे, उनकी समीक्षा बैठक यहाँ पर लेंगे। और साथ ही केदारनाथ धाम के जो पुनर्निर्माण के जो काम कर रहे हैं उसको सैटेलाइट के माध्यम से देखने का काम भी यहाँ पर करेंगे कि किस प्रकार से इस समय शीतकाल के दौरान वहाँ पर पुनर्निर्माण के काम हो रहे हैं और आने वाले दिनों में कौन कौन से काम हैं जिनको गतिमान तीव्रता के साथ यहाँ पर किया जा सकता है। इसके बाद उनका कार्यक्रम मुखवा यानी जहाँ पर गंगोत्री माँ गंगा की जो डोली रहती है शीतकालीन प्रवास स्थल पर वहाँ पर, या फिर खरसाली जहाँ पर माँ यमुना की जो डोली रहती है शीतकालीन प्रवास स्थल पर, इन दोनों में से किसी एक स्थान पर प्रधानमंत्री के जाने का कार्यक्रम वहाँ पर हो सकता है। तो लगातार बातचीत उस दिशा में यहाँ पर चल रही है और संभवतः ये कहा जा सकता है कि इन दोनों कार्यों को करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे। जी बिल्कुल, ऐसे में तैयारियां शुरू हो गई है 38वें राष्ट्रीय खेलों का और उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया जाएगा। कितनी तैयारियां अभी तक कंप्लीट हो चुकी है अभय? देखिए, अगर हम राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों की बात करते हैं तो राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां लगभग पूर्ण यहाँ पर हो चुकी है और उन तैयारियों को अंतिम रूप देने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। जो खिलाड़ी हैं वो खिलाड़ी लगातार यहाँ पर अपने प्रैक्टिस सेशन में यहाँ पर काम कर रहे हैं। जो प्रैक्टिस सेशन के लिए जहाँ पर स्टेडियम चिन्हित किए गए हैं वहाँ पर इन खिलाड़ियों की तरफ से लगातार तैयारियाँ यहाँ पर की जा रही है। खेलों का जो आयोजन है उसको सूचीबद्ध करने का काम यहाँ पर खेल विभाग की तरफ से किया जा रहा है ताकि अलग अलग जगहों पर जो प्रतियोगिताएं आयोजित होनी है वहाँ पर आने वाले खिलाड़ियों के लिए ठहरने की व्यवस्था, उनके खेल से संबंधित जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उसकी व्यवस्था वहाँ पर दुरुस्त की जा सके। क्योंकि उत्तराखंड में इस बार राष्ट्रीय खेल यहाँ पर शुरू होंगे 28 जनवरी से, तो सिर्फ अकेले देहरादून में नहीं बल्कि हल्द्वानी में, पिथौरागढ़ में, ऋषिकेश में, हरिद्वार में, टिहरी में, ऋषिकेश में, यहाँ पर भी राष्ट्रीय खेल आयोजित यहाँ पर होंगे। कई ऐसी प्रतियोगिताएं हैं जो ये कह सकते हैं कि प्रदर्शन के रूप में यहाँ पर करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। उनकी भी मेजबानी यहाँ पर अलग अलग शहर करते हुए नजर आएंगे। उसके लिए भी पूरी तैयारियां यहाँ पर चल रही है। ये कह सकते हैं कि इस बार खेलों को बेहद भव्य बनाया जाए, इसके लिए सरकार क्या कुछ कर रही है इस बार खास? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस खेलों को जन मन गण की भावना से जोड़ने का काम राज्य सरकार की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है। जिस प्रकार से उत्तराखंड में G20 की जो बैठकें यहाँ पर 3 बैठकें हुई थी, जिस प्रकार से उनको सफल बनाने का काम किया गया था, उसी तरीके से राष्ट्रीय खेलों को भी सफल बनाने के लिए हर राज्य की जनता से लगातार अपील राज्य सरकार की तरफ से की जा रही है। कोशिश की जा रही है कि राज्य की जनता उन सभी खेलों में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी यहाँ पर करें। जो खिलाड़ी यहाँ पर आए उनका आतिथ्य सत्कार के साथ उनका स्वागत यहाँ पर किया जा सके। उत्तराखंड की जो पारंपरिक जो संस्कृति है उस संस्कृति के साथ उन खिलाड़ियों का स्वागत यहाँ पर हो सके, ताकि उत्तराखंड की जो पहचान है वो विश्व के पटल पर, देश के पटल पर एक नए राज्य के रूप में, उभरते राज्य के रूप में और विकसित राज्य के रूप में यहाँ पर हो सके। ऐसे प्रयास सरकार की तरफ से यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो हर जनपद स्तर पर उन सब चीज़ों की लगातार व्यवस्थाएं करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। उनकी मॉनिटरिंग यहाँ पर हो रही है और उसकी रोजाना रिपोर्ट शासन स्तर पर मुख्य सचिव की तरफ से ली जाती है और फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार उनकी समीक्षा बैठक यहाँ पर करते हैं। जी बिल्कुल, अब प्रधानमंत्री मोदी भी आएंगे, 38वें राष्ट्रीय खेलों का जो उद्घाटन है वो भी करेंगे, लेकिन साथ ही साथ बद्रीनाथ के मास्टर प्लान की भी समीक्षा करते हुए पीएम मोदी नजर आएंगे। मास्टर प्लान क्या है अभय? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि चाहे केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण का काम हो या बद्रीनाथ धाम का पुनर्निर्माण का काम हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उन सब चीज़ों की बारीकी से मॉनिटरिंग करते हुए नजर आते हैं और खुद प्रधानमंत्री कार्यालय से जब इन धामों के मास्टर प्लान के कामों की जब समीक्षा यहाँ पर होती है तो लगातार दिशा निर्देश उनकी तरफ से यहाँ पर दिए जाते हैं। शीतकाल का जो अवसर होता है, कह सकते हैं कि इस दौरान यात्रा संचालित वहाँ पर नहीं होती है, बर्फ वहाँ पर जरूर होती है, लेकिन जो पुनर्निर्माण के जो काम वहाँ पर होने, चाहे केदार घाटी में पुनर्निर्माण के काम हो या बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत होने वाले काम हो, उन कामों को तेजी से करने की कोशिश वहाँ पर की जाती है। और ये समझा जा सकता है कि जिस प्रकार से इन कामों को करने का काम वहाँ पर किया जा रहा है, आने वाले कुछ समय में ये कह सकते हैं कि जब अगली जो चारधाम यात्रा, ग्रीष्मकालीन जो चारधाम यात्रा होती है, जब उसका शुभारंभ यहाँ पर होगा तो बद्रीधाम और केदारनाथ धाम
श्रद्धालुओं के नए लुक में यहाँ पर नजर आएगा। दिव्य और भव्यता की जो बात हम अक्सर धामों को लेकर कहते बिल्कुल, हैं वो इन धामों में नजर आएगी। की मेजबानी के लिए अब धामी सरकार तैयार है, पूरा प्रदेश तैयार है और 28 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी भी आएंगे और उसका उद्घाटन किया जाएगा। बने रहिए अब हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो तैयारियां शुरू हो गई है और अब मेजबानी के लिए मात्र कुछ दिन बाकी है। 28 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी भी देहरादून के दौरे पर होंगे। अब खबरों में बढ़ते हैं। वहीं यूपीसीएल का भी दावा सामने आ गया है, करोड़ों का बकाया है और 700 करोड़ रुपए दबाए बैठे हैं विभाग। कई श्रेणी के उपभोक्ताओं पर 2248 करोड़ का बकाया बाकी है। हरिद्वार रुड़की सर्किल बकाये में सबसे ऊपर बताया जा रहा है। यूपीसीएल ने वसूली के लिए एक विशेष अभियान भी शुरू किया है। घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं पर सबसे ज्यादा बकाया है, सबसे ज्यादा 850 करोड़ रुपए बकाए हैं। सरकारी विभागों पर 700 करोड़ का बकाया है। रेलवे पर भी 6 करोड़ रुपए बकाया। तो वसूली की तैयारी को लेकर विशेष अभियान जारी किया गया है। यूपीसीएल का ये दावा सामने आया है, जिसको लेकर अब विभाग के द्वारा तमाम तैयारियां की जा रही है। वसूली की तैयारी की जा रही है। यूपीसीएल के बिल का 700 करोड़ रुपए दबाए बैठे हैं विभाग, जिसको लेकर विभाग अब वसूली की तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है और इसको लेकर भी प्लान तैयार किया जा रहा है। हरिद्वार रुड़की सर्किल बकाये में सबसे ऊपर बताया जा रहा है। यूपीसीएल का दावा अब सामने आया है, जिसको लेकर विभाग वसूली की तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर विशेष अभियान भी जारी किया जाएगा। घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं पर सबसे ज्यादा बकाया है और सरकारी विभागों पर 700 करोड़ का बकाया बताया जा रहा है। तो यूपीसीएल का ये दावा सामने आया है और ऐसे में विभाग अब वसूली की तैयारी करता हुआ नजर आएगा, जिसके लिए विशेष अभियान भी तैयार किया जाएगा। तो यूपीसीएल के बिल का 700 करोड़ रुपए दबाए बैठे हैं विभाग। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय लगातार बने हुए हैं। अभय, यूपीसीएल का ये दावा सामने आया है, क्या कुछ दावा विभाग के द्वारा किया गया? देखिए, पिछले दिनों यूपीसीएल ने अपने जो बकाया है उस बकाये को लेकर विद्युत नियामक आयोग को एक रिपोर्ट यहां पर सौंपी थी और कहा था कि विभाग का जो लगातार बकाया बढ़ रहा है उसके चलते विभाग को बड़ी आर्थिक परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। जब खुले बाजार से विभाग को बिजली खरीदनी पड़ती है, आप डिमांड के सापेक्ष जब पूरी आपूर्ति यहाँ पर करनी पड़ती है तो खुले बाजार से बिजली महंगी दरों में खरीदनी पड़ती है और उसके बाद जब महंगी दरों पर उपभोक्ताओं के लिए बिजली उपलब्ध कराई जाती है तो फिर उपभोक्ताओं की तरफ से लगातार इसका विरोध यहाँ पर किया जाता है। इसलिए घाटे को उभारने के लिए जो बकाया जो कर्जदार हैं उनसे सीधे तौर पर उस बिल को उस अमाउंट को वसूलने की अनुमति यहां पर मांगी गई थी और अब जब खुलकर ये चीजें सामने आ चुकी है तो विभाग की तरफ से जो रिपोर्ट दी गई है उसमें साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि जो सरकारी जो विभाग है, प्रदेश में जो सरकारी जो विभाग है उनका 700 करोड़ का बिजली का बिल अभी तक बकाया है जो उनकी तरफ से दिया नहीं गया है और यूपीसीएल को लगातार इस तरह की परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। और सभी श्रेणियों की अगर हम बात करें, चाहे वो कमर्शियल हो, घरेलू हो या फिर विभागों के जो बिल हो, उनकी बात अगर करें तो ये आंकड़ा 2200 करोड़ से ज्यादा का यहाँ पर बैठता है। तो ये समझा जा सकता है कि विभाग के पास जो बिल आने चाहिए थे, बिजली के जो बिल जमा होने चाहिए थे, उसमें सरकारी विभागों और दूसरे जो विभाग हैं, चाहे कमर्शियल विभाग, वो लगातार अपनी ढुलमुल रवैया यहाँ पर अपनाए हुए हैं, बिल जमा करने में आनाकानी यहाँ पर करें, जिसके चलते कह सकते हैं कि यूपीसीएल की जो स्थिति है, जो बजटीय जो स्थिति है, वो लगातार बिगड़ती हुई नजर आ रही है। घरेलू श्रेणी के जो उपभोक्ता हैं उन पर भी अभी तक ये कह सकते हैं कि 800 करोड़ से ज्यादा का बिल यहाँ पर बकाया है। ऐसे में कह सकते हैं चाहे आपका रेलवे विभाग हो, उसमें भी 6 करोड़ का बिल अभी तक यहाँ पर बकाया है। इसके अलावा दूसरे जो कमर्शियल जो विभाग है, चाहे आप इंडस्ट्रियल एरियाओं में कहें या फिर दूसरे छोटी इंडस्ट्री की बात हम करें, वहां पर भी अभी तक 1000 करोड़ से ज्यादा का बिल वहां पर बकाया। तो ये सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि छोटे छोटे जो अमाउंट है, चाहे वो सरकारी विभाग का 700 करोड़ हो, रेलवे का 6 करोड़ हो या फिर घरेलू उपभोक्ताओं के 800 करोड़ हो या फिर दूसरे मध्य की श्रेणी के जो उपभोक्ता हैं जिन्होंने बिल जमा नहीं किया, वो आंकड़ा बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है और उसके वसूलने के लिए अब लगातार एक कह सकते हैं कि विभाग की तरफ से कार्रवाई चलाने की बात यहाँ पर कही जाती है और अब उसके लिए बाकायदा यूपीसीएल की तरफ से एक विशेष अभियान यहाँ पर चलाया जाएगा। उसके लिए विद्युत नियामक आयोग की तरफ से अनुमति यहाँ पर विभाग को मिल चुकी है।
ताकि जो करोड़ों के जो बकायाधार जो विभाग है या फिर जो दूसरे घरेलू उपभोक्ता है उनसे ये बिल की वसूली यहाँ पर की जा सके। और यूपीसीएल अपनी स्थिति को सुधारने के लिए लगातार उस दिशा में बढ़ता भी नजर आ रहा है। लेकिन अफसोस की बात ये कही जा सकती है, जो चिंता का विषय है वो यही है, चाहे वो सरकारी विभाग हो या बड़े इंडस्ट्रियल एरिया के मालिक हो, वो उनकी तरफ से लगातार बिजली के बिलों को जमा करने में आनाकानी यहाँ पर दिखाई जा रही है। ढुलमुल रवैया अपनाया जाता है, जिसके चलते क्या कुछ इसकी वजह बताई जा रही है? बिल्कुल ये कह सकते हैं कि लगातार जो बिल यहाँ पर आ रहे थे उन बिलों को निरंतर रूप से जमा नहीं कर पा रहे हैं, और जब ये राशि लगातार बढ़ती नजर आ रही तो ऐसे में फिर विभाग की तरफ से अपना अधिकारी वाला जो रवैया जो होता है, जो सरकारी विभाग का एक अफसरशाही का जो रवैया होता है, उस रवैये को अपनाने का काम यहाँ पर किया जाता है और इन सब चीज़ों से बचने का काम यहाँ पर किया जाता है। और साफ तौर पर कहें तो अधिकारी इस पर इन बिलों को जमा न करने को लेकर एक दूसरे पर अपना ठीकरा फोड़ते हुए भी नजर आते हैं। कहते हैं ये पुराना बिल है, पुराने अधिकारियों को जमा करना चाहिए था, नए अधिकारी इन सब चीज़ों को क्यों यहाँ पर जमा करने का काम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सरकारी कामों में ढुलमुल रवैया अपनाने की वजह से यहाँ पर हो रहा है। और यही वजह है कि छोटी छोटी कमियों के चलते, छोटी छोटी गलतियों के चलते, लापरवाहियों के चलते आज ये राशि बहुत बढ़ चुकी है, जिसको वसूलने के लिए यूपीसीएल को अब विशेष अभियान यहाँ पर चलाना पड़ रहा है। जी बहुत शुक्रिया अभय आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देवभूमि समाचार में। खबरें बढ़ते आगे। उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस के बाद बीजेपी ने भी अपनी स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी है। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम धामी समेत 40 दिग्गज नेताओं के नाम शामिल है। बीजेपी द्वारा जारी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा, केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा, केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्रियों के अलावा सांसदों का नाम भी शामिल है। इसके अलावा उत्तराखंड के 12 से अधिक विधायक और मंत्री भी स्टार प्रचारकों के रूप में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे। निकाय चुनाव जीतने को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने जहां शह मात का खेल खेलना शुरू कर दिया है, तो वहीं निकाय चुनाव में स्टार प्रचारकों की भी बड़ी भूमिका रहने वाली है। कांग्रेस की स्टार प्रचारकों की लिस्ट को देखें और समझें तो बीजेपी ने जिस तरीके से स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम शामिल किया है, उससे लग रहा है कि बीजेपी निकाय चुनाव में जीतने को लेकर थोड़ी घबराई हुई दिखाई दे रही है। इसलिए माना जा रहा है कि जिन सीटों पर बीजेपी को हार का डर है, उन सीटों पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी स्टार प्रचारक के तौर पर वहां प्रचार करते हुए नजर आएंगे। यानी एक तरफ योगी और दूसरी तरफ धामी। वहीं भाजपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नाम की बात की जाए तो सीएम योगी और सीएम धामी तो स्टार प्रचारक हैं ही, साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रदेश प्रभारी रेखा वर्मा के साथ केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु द्विवेदी का नाम भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है। तो वहीं सांसद अनिल बलूनी, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा के साथ सभी सांसद, धामी सरकार के मंत्री और सभी पूर्व सीएम और सांसद भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हैं। अब दोनों तरफ से स्टार प्रचारकों की लिस्ट आ चुकी है और सियासी कटाक्ष का दौर शुरू हो चुका है। सुनिए पहले बीजेपी क्या कह रही है। हमने स्टार प्रचारकों में अपने प्रदेश के नेताओं को वरीयता दी है और कुछ जगह से, नगर निगमों से, कुछ बड़े स्टेशनों से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की भी डिमांड आई है कि योगी आदित्यनाथ जी की कुछ सभाएं कराई जाएं। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को भी अपने स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया है और उनके जैसे समय मिलता है हमें, जैसा उनका कार्यक्रम निर्धारित होता है, तो 2 या 3 स्थानों पर हम उनके जनसभाएं करवाएंगे। बीजेपी ने सीएम योगी के साथ कई बड़े नेताओं के नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल तो किए हैं, लेकिन कांग्रेस को हमला करने का मौका भी दे दिया। एक तरफ से स्टार प्रचारकों की लिस्ट में बड़े नामों को शामिल किया जाना कांग्रेस के गले नहीं उतर रहा,
कांग्रेस की माने तो बीजेपी को निकाय चुनाव में अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है, जिसका डर सता रहा है और लिस्ट में वही झलक दिखाई दे रही है। देखिए, ये खौफ ही तो है भाजपा का। राजनीतिक जमीन खिसकती नजर नहीं आ रही होती तो ये लोक लुभावनी घोषणाएं क्या रेखा आर्या कर रही होती? क्या मलेथा के मेले में जाकर मुख्यमंत्री लोक लुभावनी घोषणाएं कर रहे होते? क्या अवैध मदरसों का जो मुद्दा है वो इसी वक्त उठाया जाता अगर उनको अपना सुपड़ा साफ नहीं होते हुए दिखाई पड़ता? यहाँ जो महापौर का प्रत्याशी है देहरादून में भाजपा का, उसके साथ कोई नेता अगल बगल दिखाई नहीं पड़ रहा। बताइए कितने दिन महेंद्र भट्ट ने प्रचार किया उसके लिए, कितने दिन प्रदेश प्रभारी ने किया, कितने दिन महामंत्री संगठन ने किया? सिर्फ रिबन काट कर चले गए, बाकी तो वो अपनी लड़ाई अकेले लड़ते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, इसीलिए योगी आदित्यनाथ जैसा भारी भरकम नाम उनको अपनी स्टार प्रचारक की सूची में डालना पड़ा। अब ये योगी जी को तय करना है कि उनके स्टैंडर्ड के हिसाब के, उनके स्तर के हिसाब से ये निकाय चुनाव हैं प्रचार करने लायक। क्या योगी जी आएंगे या नहीं आएंगे, ये भी अपने आप में यक्ष प्रश्न है। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट पर जहां कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं बीजेपी से कांग्रेस पर मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि निकाय चुनाव में कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी के स्टार प्रचारकों के बड़े नाम इसमें शामिल हैं। ऐसे में देखना यही होगा कि आखिरकार क्या बीजेपी के ये जो बड़े स्टार प्रचारक लिस्ट में शामिल हैं, वो प्रचार के जरिए पार्टी के पक्ष में माहौल बना पाते हैं या फिर नहीं। अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। फिलहाल इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।